बस देखते रहिए, बंद ना हो जाए बीच में। इसको ये बड़ा शाना फ़ोन भी, इसको पता है ना कब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन यानी कैसे सांस हम छोड़ते हैं, इंस्पायरेशन कैसे हम सांस लेते हैं। मैंने आपसे कहा था हमें दो मसल्स का नाम याद रखना है, एक डायफ्राम की मसल का नाम फ्रेनिक मसल और एक आपकी इन रिब्स का मसल का नाम इंटरकोस्टल मसल, जिसमें दो टाइप हैं, बाहर वाली एक्सटर्नल, अंदर वाली इंटरनल। देखो, सांस लेने या छोड़ने के लिए एक बहुत बेसिक सी फिजिक्स हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। समझना वो बेसिक सी फिजिक्स क्या है। तो पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की, फिर बात करते हैं एक्सपायरेशन की। तो ये टॉपिक जानने से आपको पहले बेसिक फिजिक्स पता होनी चाहिए, जो आई थिंक आपको पता होगी, बट थोड़ा सा मेरा फर्ज जो बनता है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक फिजिक्स ये कहती है कि हमेशा फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड मतलब कोई भी चीज़ जो अपनी जगह चेंज कर सकती हो, माने फ्लो कर सकती हो, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड में आमतौर पे गैस और लिक्विड आते हैं, सॉलिड कभी फ्लूइड में आ नहीं सकते। तो कहते हैं कोई भी चीज़ अगर फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2, तो ऐसा तब होगा जब पॉइंट 1 पे प्रेशर ज़्यादा हो और पॉइंट 2 पे प्रेशर कम हो, क्योंकि दुनिया में हमेशा फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ प्रेशर को इक्वल कर दिया जाए तो एयर मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दूँ, वहाँ पर प्रेशर कम कर दूँ, तो हवा 2 से लेके 1 तक जाएगी। ये हवा हो या लिक्विड, वट एवर इट कुड बी, तो हो सकता है कुछ भी। तो बस अपने को ये ध्यान रखना है कि हमेशा फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मुझे सांस लेना है तो सांस लेने के लिए मुझे एयर को बाहर से अपने लंग्स में लाना पड़ेगा ना। तो अगर मान लीजिए एयर हो गया पॉइंट 1, लंग्स हो गया पॉइंट 2, तो मुझे एयर को अगर 1 से 2 लाना है, दैट मीन्स 1 पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और 2 पे प्रेशर लो होना चाहिए, हाँ कि ना। अब सांस लेने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, या तो आप बाहर प्रेशर बढ़ा दो, दूसरा या अंदर प्रेशर डिक्रीज कर दो। अब आप एयर का प्रेशर तो चेंज नहीं कर सकते, कि कर सकते हो? एयर का प्रेशर हम में से कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने फेफड़े का प्रेशर तो चेंज कर सकते हैं ना। तो हम नेचर में कोई चेंज ना करके हम अपने लंग्स के वॉल्यूम में गेम खेलेंगे। कैसे? एक बार आप सोचो, मुझे इतना पता है कि सांस लेने के लिए मुझे अपने लंग्स का प्रेशर घटाना पड़ेगा। अब आपने पढ़ा होगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, याद है? वॉल्यूम से बिल्कुल इनवर्स होता है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम बड़ा होगा तो उसमें प्रेशर कम होगा, और अगर वॉल्यूम छोटा होगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब वॉल्यूम के साथ सीधा कनेक्शन है प्रेशर का। तो आप देखो, मुझे सांस लेना है, मुझे ब्रीथ इन करना है, तो इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो हवा में प्रेशर बढ़ा दूं या लंग्स का प्रेशर गिरा दूं। अब हवा में हम तो कोई चेंज कर सकते नहीं, तो क्या बचा? लंग्स का प्रेशर घटाना पड़ेगा। प्रेशर का रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। इन शॉर्ट, मुझे सांस लेने के लिए अपने फेफड़े का साइज बड़ा करना पड़ेगा, हाँ या ना। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा ना। ये आपको पता है ना कॉन्सेप्ट प्रेशर वॉल्यूम का क्या होता है और क्यों होता है? खैर वो मैं बताऊँगा ना, मेरा टाइम चला जाएगा, बाकी आप पढ़ लेना फिजिक्स में। तो इंस्पायरेशन को कैसे देखो, इन इंस्पायरेशन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और साथ ही साथ में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन फ्रेनिक मसल ऑल्सो। देखो, जब हमें सांस लेना होता है तब हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के मसल्स दोनों करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे मैं समझाना कैसे चाहता हूँ। मान लीजिए ये होगी रिब्स, अब मैं साइड से देख, ठीक है, मैं साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मान लीजिए ये हो गया किसी की रीढ़ की हड्डी। तो साइड से देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, साइड में रीढ़ की हड्डी हो गई, और ये क्या हो गया? इसकी रिब्स हो गई। और इसके जो लंग्स हैं, मान लीजिए लंग्स इसके ये हैं ऐसे, या सुनो, ये क्या हो गई? ये लंग्स हो गए। अब आप मेरे को बताइए कि इस जो सामने फ्रंट साइड में, आई मीन फ्रंट तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बायो में वर्ड बोलना ही बेकार है, वेंट्रल, डॉर्सल, ये सब वर्ड यूज़ करने चाहिए ना, ये फ्रंट वगैरह यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर जो ये हमारे जो रिब्स हैं, इन पे जो मसल्स लगी हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ से हैं, तो ये कौन सी होंगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स की लेंथ हमेशा छोटी होती है, बढ़ तो सकती नहीं है। अब अगर सोचो ये मेरी पसलियाँ हैं और यहाँ पर सोचना क्या है,
इस पे मसल्स लगी पड़ी हैं। अब मेरी मसल्स अगर बाहर की तरफ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो मेरी रिब्स आगे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना भाई। अगर मेरे रिब्स की जो मसल्स हैं जो आउटर साइड की हैं, सोचो जैसे मान लीजिए कोई थ्रेड है, आपने ऐसे खींचा तो मैं आगे आऊँगा ना, तो ऐसे ही एक मसल अगर मेरे रिब्स में है आउटर साइड पे, तो जब ये मसल्स करेगी कॉन्ट्रैक्ट ना तो ये रिब्स को ऊपर उठाएगी। तभी जब आप सांस लेते हो रिब्स ऊपर उठ रही है ना, तो रिब्स जो है वो अपलिफ्ट क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स में ऊपर, ये रिब्स को ऊपर खींच रही है, ऊपर और आगे की तरफ। अब जब ऐसा होगा तो मान लीजिए रिब्स को इसने आगे खींचा, तो रिब्स आगे जाने के बाद लेट सपोज रिब्स को इतना आगे ले गया। कौन ले गया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ले गया। अच्छा, जो रीढ़ की हड्डी वही है, रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा, जो है आपका सिर्फ आगे रिब्स भागा है। अब रिब्स के भागने की वजह से जो लंग्स का एरिया मान लीजिए यहां तक था, वो एक्सटेंड कितना हो गया? इतना। यानी लंग्स आगे एक्सपेंड हुआ कि नहीं हुआ? आप भी जानते हो आगे क्या साइड होती है? वेंट्रल। पीछे क्या साइड होती है? तो लंग्स यहां पे किस डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ है? डॉर्सो वेंट्रली एक्सपेंड हुआ है। देखो, जब मेरी रिब्स आगे और ऊपर उठी हैं तो मेरे लंग्स ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना, क्योंकि उनको जगह ऐसे मिली है, हाँ कि ना? अब हम जानते हैं वेंट्रल डॉर्सल, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरे लंग्स डॉर्सो वेंट्रली एक्सपेंड हुआ। देखो, सिर्फ ये बोलना कि एक्सपेंशन ऑफ लंग्स हुआ ये गलत है, आपको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में लंग्स एक्सपेंड हुआ है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर वर्टिकल भी ग्रो कर सकता है और हॉरिजॉन्टल भी। अब हम अपनी बॉडी में वर्टिकल और ये वर्ड तो यूज करते ही नहीं, क्या करेंगे? अगर हमारा मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है तो हम बोलेंगे डॉर्सो वेंट्रली, वर्टिकल है तो पोस्टीरियरली और एंटीरियरली, हम ये वर्ड यूज क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए रिब्स हमारी ये रही और यहाँ पर ये रहा डायफ्राम। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर एक डायरेक्शन से एक्सपेंशन हुआ है और वो कौन सा है? हम बोलेंगे लंग्स जो है वो डॉर्सो वेंट्रली क्या हो गए? एक्सपेंड। जब डॉर्सो वेंट्रली एक्सपेंड हुए तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। साथ में डायफ्राम क्या था? भाई मैं भी आपकी हेल्प करता हूं, 2 मिनट रोको। डायफ्राम डोम शेप का होता है ना, ये डायफ्राम ये नॉर्मल पोजीशन इसकी डोम शेप है, लेकिन अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ये सीधा भी कर सकता है। जैसे ही डायफ्राम ने अपने आप को सीधा किया, ये एक्स्ट्रा स्पेस आया कि नहीं आया लंग्स के लिए? अब यहां पे लंग्स हॉरिजॉन्टल तो ग्रो कर चुका है एक्सपेंड, अब करेगा वर्टिकली। सोचो ये लंग्स नीचे की तरफ ऐसे बढ़ेंगे। अब बताइए इतना एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ? अब इस डायरेक्शन को क्या बोला जाए? तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं पोस्टीरियरली और एंटीरियरली। यानी यहां पर डायफ्राम की वजह से, यानी डायफ्राम की वजह से कौन सा हुआ है? पोस्टीरियर वाला एक्सपेंशन। और यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के से कौन सा हुआ है? डॉर्सो वेंट्रली वाला। कई बार पूछते भी हैं, बताइए जब आपकी एक्सटर्नल मसल करती है कॉन्ट्रैक्ट तो कौन से डायरेक्शन में लंग्स एक्सपेंड करता है? तो आपको पता नहीं चाहिए उससे कौन सा। अब देखो इन शॉर्ट, देखो ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और ये हो गया वर्टिकल लंग्स। अब देखो एक बार सांस लो आप, सांस जैसे से ले रहे हो डायफ्राम को, आपका लंग्स प्रेस चल रहे नीचे जा, तो आपके डायफ्राम को प्रेस कर रहा है लंग्स, और वो कहाँ जा रहा है? लंग्स, आपके डायफ्राम सीधे। जब आप बहुत ज़्यादा सांस ले रहे हो तो सेम टाइम पे डायफ्राम बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है, क्योंकि हमारे लंग्स से क्या चल रहे सीधा हो। सोचो ना, लंग्स ऊपर धक्का मारेगा, डायफ्राम को सीधा होना पड़ेगा ना। लेकिन तो अच्छा, उसके लिए डायफ्राम की भी मंजूरी होनी चाहिए। सेम टाइम पे डायफ्राम की मसल भी क्या करते हैं? चलो भाई एक काम करते हैं, बॉस कह रहे तो हम भी सीधा हो जाते हैं। आप ही सोचो, एक ना धनुष है और वो धनुष की नॉर्मल पोजीशन ही डोम शेप होती है, उसको आप खींच के सीधा करोगे तो उसको जैसे ही छोड़ोगे दोबारा वो कहाँ आएगा? बैक टू नॉर्मल पोजीशन। तो आपको उसमें ताकत उसे इस वर्टिकल स्ट्रेट रखने में लगानी पड़ेगी, ना कि डोम शेप में रखने में। जैसे आपने छोड़ा वो अपने आप कहाँ पहुंच जाएगा? बैक टू। लेकिन जितना टाइम इसको होल्ड करोगे उतना आपको ताकत लगाना पड़ेगा। एग्री और नोट? तो ऐसा ही यहां पर हो रहा है। जब हमें सांस लेनी होती है, हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, फ्रेनिक मसल, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिस वजह से लंग्स का एक साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। अब आप जानते हो वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर घटा, और प्रेशर घटते ही क्या होगा? बाहर से एयर खुद ब खुद आपके लंग्स में एंटर कर जाती है। ये होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। लेकिन जब हमें एक्सहेल करना है तो एक्सहेल करने के लिए अगेन क्या होना चाहिए? एक्सहेल करने के लिए आपके लंग्स का प्रेशर ज़्यादा, हवा का प्रेशर कम। अब हवा का प्रेशर आप छेड़ सकते नहीं, तो क्या बचा? लंग्स। तो आप एक काम करो, लंग्स का प्रेशर बढ़ा दो। अब सर प्रेशर बढ़ा कैसे सकते हैं? अगर वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घट सकता है तो वॉल्यूम के घटने से प्रेशर बढ़ भी सकता है।
अब जैसे ही आपने, अच्छा यानी अगर आपको सांस छोड़ना होता है तो आपको अपने फेफड़े का साइज छोटा करना होता है। कैसे छोटा करें? तब यहां पर जब एक्सपायरेशन करना होता है तब इनको बोलते हैं कि भाई आप दोनों रिलैक्स कर जाओ। क्या कर जाओ दोनों? तुम चिल मारो। यहां पे बोलते हैं तुम चिल मारो, रिलैक्स करो। और एक मसल को बोलते हैं जिसका नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसे बोलते हैं आप करो कॉन्ट्रैक्ट। अब जब रिब्स के अंदर वाली मसल्स करेगी कॉन्ट्रैक्ट तो रिब्स को अंदर खींचेगी नहीं खींचेगी? अब रिब्स को कोई अंदर खींचेगा तो लंग्स स्क्वीज होगा नहीं होगा? लंग्स पिचकेगा। यानी ये जो एक्सपेंशन हुआ था ये अब कॉन्ट्रैक्शन में बदल जाएगा। कौन? क्यों? क्योंकि अंदर वाली मसल इसे अब अंदर खींच रही, चल पे अंदर आ। लेकिन सेम टाइम पे बाहर वाली मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा भाई। अगर बाहर वाली भी रही और तो अंदर अंदर वाली भी रही तो दोनों तो लंग्स यानी आपके जो रिब्स हैं वो एक पॉइंट पे स्टक हो जाएंगे, वो ना जाएंगे बाहर ना आएंगे अंदर। तो जितना ज़रूरी है कि इंटरनल करे कॉन्ट्रैक्ट उतना ज़रूरी है कि एक्सटर्नल क्या करे? रिलैक्स कर ले भाई, ज़रा टेंशन ना ले। अब जैसे ये किया आप जानते हो ये रिब्स को आपने रिब्स को फिर से अंदर ले आएगा। तो जब आप सांस छोड़ते हो तो रिब्स आपके देखो अंदर जा रही हैं, रिब्स जा रही है अंदर, हाँ कि ना? और जब आपको सांस लेनी है तो आप साइज़ बड़ा कर ले अपने चेस्ट का, तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो अंदर एयर आएगी, वरना कैसे आ जाएगी? अच्छा बस इंटरनल काम किया। इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ? पहले इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर इस डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन से जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स का साइज़ छोटा, प्रेशर ज़्यादा, हवा खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। तो सांस लेना और छोड़ना, इसमें ना एक एडिशनल मसल और आती है जो कि मोस्टली मेल में देखा जाता है, यूज़ होती है, वो है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। एब्डोमेन की मसल भी यूज़ होती है। कई बार क्या होता है एब्डोमेन भी आपके इस पूरे लंग्स को स्क्वीज़ आउट करता है, ठीक है? जैसे एक बार आप सांस छोड़ो, बहुत पूरी जान छोड़ो तो आपका एब्डोमेन इसको प्रेस करेगा एंड में चल के। तो एब्डोमेन मसल्स भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। अगर आपको एक चीज़ ध्यान में आया हो, आप लोगों ने पढ़ा है आज तक वॉलंटरी इनवॉलंटरी मैकेनिज्म, बट ये दो नहीं और भी टाइप होते हैं। जैसे एक होता है और वॉलंटरी विद इनवॉलंटरी मैकेनिज्म, सांस लेना छोड़ना आपके कंट्रोल में है, बस के तो रोक के दिखा दो। वॉलंटरी है ना, जब मैं सांस रोक ली, लेकिन एक टाइम पे तो फिर से चालू करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी भी एक्शन जो दोनों का मिक्सअप है, वॉलंटरी है लेकिन फिर भी इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी फिर भी वॉलंटरी है। ऐसे भी एक्शन हमारी बॉडी में बीच के एक्शन में पाए जाते हैं, ये उन्हीं में से एक एक्शन माना जा सकता है। ओके, तो ये हो गया सांस लेने और छोड़ने का मैकेनिज्म। इसके बाद एक छोटी चीज़ और समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट है पार्शियल प्रेशर का। देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब जैसे ये मान के चलो, लेट सपोज कि 4 गैस है, गैस A, B, C, D, एंड इट शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इनमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद गैसेस की प्रॉपर्टी और अमाउंट दोनों बदल जाते हैं, तो वो फिर झोल है। आप सोचो ये वैसी सी हिसाब किताब है, आप किसी अब शांत हो जाना, या तो पीछे बैठ के बात कर ले। वैसे तुम्हारा स्लो इतना लेट चल रहा है, तुम और लेट करवाया जा रहे हो बातें करके। हाँ, मान के चलो तुम किसी जगह पर गए हो, तुम्हारे कोई ट्रिप वगैरह, ठीक है, या कोई यहाँ पे बाहर खाने पीने गए हो, और तुम 4 दोस्त हो लेकिन 5वां बंदा भी, लेकिन 5 और में महबूबा को साथ लेके आ रखा है। अब दिक्कत सुनो इसमें क्या है हिसाब में, जब खाना खा के निकलोगे ना, अब आपको दिक्कत ये है कि हिसाब 5 लगा 6 लगा, 6 लगा तो बुरा मान जाएगा, इसका कैसे लगा रहा है, दिक्कत आई ना हिसाब में। अगर सब इंडिविजुअल अलग अलग होते तो हिसाब अच्छे से बैलेंस होते हैं भाई कि सबके खाते में क्या आ रहा है। ऐसे कह रहा हूँ, अगर आपने रिएक्टिंग गैसेस पकड़ ली ना, 5 पकड़ ली आपने, 4 गैसेस लिए, शायद ये 3 में से 3 कर जाए रिएक्शन और एक बना दे, एक गैस बना दे। अब टोटल कितनी गैस होगी? 2 होगी, लेकिन पहले कितनी थी? 4। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपका है कि कभी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस को अगर एक चैम्बर में रखा जाए तो ये टोटल प्रेशर एक्सर्ट करती है उस पूरे चैम्बर में। मान लीजिए गैस ABCD है, इन्होंने मान लीजिए 100 ATM का प्रेशर एक्सर्ट किया, चारों ने मिला के, जिस लाइक कि आपने 4 दोस्तों ने मिला के 100 रुपये इकट्ठे किए, है ना, किसी चीज़ के कहीं खाने पीने के लिए। अब उसमें हर एक का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, किसी ने 20 रुपये दिए, किसी ने 50, किसी ने 30, ऐसा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें से A का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, B का भी, C का भी, D का भी, हर एक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल में से, मान लीजिए ये कहता है मैंने 10 आउट ऑफ 100 दिए, मैंने 30 आउट ऑफ 100 दिए, मैंने 20 आउट ऑफ 100 दिए, मैंने 40 आउट ऑफ 100, तो हर एक का जो टोटल में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, that pressure will be known as partial pressure. Pressure is something different and partial pressure में हमें गैसेस के मिक्सचर में से यह पता करना होता है किस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है इस पूरे प्रेशर में से।
ये वैसा सा है कि मान के जो क्लास के बच्चों ने मिला के 10,000 रुपये जमा किए, 10,000 टोटल प्रेशर हो गया पूरे क्लास का। अब इसमें से हर एक का कितना कंट्रीब्यूशन है ये यहाँ पर, टोटल में से कितना कंट्रीब्यूशन है, ये इसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। और मैं जब इस चैप्टर को टॉपिक समझाऊंगा, मैं प्रेशर का तो वर्ड मुझे यूज़ ही नहीं करना, मुझे यूज़ करना है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। बाकी आप 12th के फिजिक्स में ज़्यादा, 12th की केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से पढ़ लोगे, सोल्यूशन वहाँ पर आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे आप, ठीक है। अब आप देख लीजिए, कोई ऑक्सीजन है गैस, ऑक्सीजन गैस कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, और CO2 भी कहाँ जाएगी, एज वही सिंपल, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। अब मैं आपको ना आगे एक टॉपिक पढ़ाऊँ उससे पहले हम एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं, बॉडी में O2 CO2 मूव कैसे करता है बॉडी में, है ना, कैसे जाती है O2 CO2। तो बॉडी में अगर हमें पढ़ना हो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, जिसको इन शॉर्ट बुक में लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के नाम से तुम्हें लिख के देंगे एनसीईआरटी में। तो इससे पहले आप ये जान लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है थ्रू एल्विलाई। किससे होता है, आपके लंग्स को ना भर भर के ब्लड वेसल सप्लाई करी जाती है। कारण बताओ, लंग्स का काम क्या है, एयर को खींचना। एयर किसको मिलेगी, ब्लड को। इसीलिए बॉडी में कहीं ब्लड पहुंचे ना पहुंचे, ब्रेन और लंग्स तक तो जाने चाहिए, क्योंकि लंग्स से इसलिए वो सारी ऑक्सीजन ब्लड में भेज देगा। अगर आप ब्लड ही नहीं भेजोगे लंग्स में तो क्या होगा, आपके ब्लड को कभी O2 मिलेगी ही नहीं। और एक बात जानते हो, 2% ब्लड लंग्स को बाईपास करता है हमेशा, यानी 98% ब्लड ही लंग्स को जाता है, 2% ब्लड कभी लंग्स में जाता ही नहीं है। इसीलिए मैक्स टू मैक्स आपके ब्लड में जितने ब्लड को ऑक्सीजन मिल सकती है वो 98% ब्लड है, ना कि 100% ब्लड। तो 100% ब्लड कभी आपका ऑक्सीजन ले ही नहीं सकता, सिर्फ कितना लेगा, मैक्स टू मैक्स 98%। अब लंग्स में जैसे मान लीजिए ये हो गया एल्विलाई, सो दिस इज एल्विलाई, वही मैंने कहा था बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आपके लंग्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया वेसल, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल की जो लेयर का नाम होता है, अच्छा एक क्वेश्चन और एग्जाम में आएगा, सर ये आर्टरी है कि वेन है। भाई ना तो ये आर्टरी है और ना ही ये वेन है, ये है कैपिलरी। क्या होती है, आर्टरी और वेन्स के थ्रू एक्सचेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कैपिलरी क्या होता है, आर्टरी और वेन के मिलने से जो बने वो कैपिलरी होता है। इसका आधा पार्ट वेन ने बनाया होता है, आधा पार्ट आर्टरी ने, इसलिए इसका नाम तो ना तो आर्टरी है और ना ही वेन है, इसका नाम क्या रखा गया, कैपिलरी। कैपिलरी की खासियत क्या है, आर्टरी और वेन्स की वॉल काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, लेकिन कैपिलरी की वॉल बहुत पतली होती है। अब मेरे को ये बताइए, ये रहा कैपिलरी, इसमें ये रहे आरबीसी, ठीक है, ये कौन सा सेल हो गया, आरबीसी। अब ये रहा एल्विलाई, एल्विलाई में भी अपनी एक लेयर होती है, और इस लेयर का नाम यहाँ पे हम नाम रखेंगे क्या, इसका नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम। और ब्लड वेसल की अपनी खुद की एक लेयर का नाम होता है एंडोथेलियम, और बीच में एक लेयर होती है अलग से जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। 3 लेयर है। अगर एल्विलाई में मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन आई है, तो ऑब्वियस बात है उस ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, ब्लड के आरबीसी में एंटर करना होगा। उस ऑक्सीजन को आरबीसी में जाने के लिए 3 लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियम, नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर 3 एंडोथेलियम, जो कि खुद ब्लड वेसल की अपनी खुद की होती है। अब आप मुझे बताइए, अगर CO2 जैसे ब्लड में CO2 है, इसको जाना है लंग्स में, है ना, क्योंकि उसको तो भेजना पड़ेगा ब्लड के बाहर। तो CO2 को यहाँ से निकलने के लिए इसके लिए नंबर 1 लेयर ये हो गई, नंबर 2 लेयर ये, और नंबर 3 लेयर ये। यानी कई बार ना आपसे ये बोलेंगे, ये लेयर का लिखेंगे ऑर्डर, बोलेंगे पहले एंडोथेलियम है, फिर बेसमेंट है, और लास्ट में आ रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बताइए ये जो हमने अरेंजमेंट लिखा है ये किस गैस के लिए, O2 के लिए, CO2 के लिए, बोलना CO2 के लिए। सबसे पहले जो एंडोथेलियम है ये CO2 को पहले पड़ती है, वरना O2 तो अगर वहाँ से आएगा तो उसको पहले कौन सी पड़ेगी, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब होता है चपटा, चपटा मीन्स फ्लैट, जैसे टाइल होती है ना, टाइल पतली होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम माने एक ऐसी एपिथेलियम जो फ्लैट हो, पिच की हो, टाइल की तरह। अब पिच की होने का फायदा क्या होता है, थिकनेस क्या हो जाती है, कम। कम थिकनेस क्यों चाहिए सर, ताकि गैस आसानी से डिफ्यूज कर सके। मेरे को बताइए, अगर ये वॉल, अगर ये थिकनेस, इनकी लेयर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो क्या गैस वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ब्लड के अंदर, नहीं। और थिकनेस जितनी कम होगी गैस का ट्रांसपोर्ट उतना ही आसान है, वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ। और थिकनेस को कम करने के लिए ही आर्टरी और वेन को नहीं भेजते, किसको भेजते हैं,
कैपिलरी का। क्यों? देखो ये कैपिलरी है, अब देखो आर्टरी कैसे होती है। आर्टरी में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है, ऐसी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ये पूरी आर्टरी है। और मान लीजिए कैपिलरी ये रही, सो दिस इज द कैपिलरी। आर्टरी वेन भी इतनी थिक मान लीजिए, लगभग नहीं। अब बताइए आर्टरी और वेन और कैपिलरी, ज़्यादा थिन वॉल किसकी है? कैपिलरी की है ना। यानी कहाँ से ज़्यादा आसान है गैस को रिलीज़ करना, गैस लेना? कैपिलरी से। इसीलिए आपके हर एक एल्वुलाई के बाहर ब्लड वेसल की कैपिलरी भरी पड़ी है, और वो मिलनी भी चाहिए उनको, वरना यह कि किसके पास जाने वाली है। तो कभी बोले कि आर्टरी वेन, बोला ना तो आर्टरी ना वेन, क्या बोलना? सीधा कैपिलरी आपके लंग्स में पाई जाती है। अच्छा, ये तो हो गया पहली बात, आपके नाम पूछेंगे कौन कौन सी लेयर आती है और कहाँ कहाँ से वो एयर मूव करता है। अब ये भी आप जानते हो, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है ब्लड के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो होगा, और वहाँ पे क्या होगा? उल्टा। क्वेश्चन अब ये आता है, जो टॉपिक हमारा ये, हमारे एल्वुलाई से निकल के ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? हमारे इसमें ब्लड में आ रही है। तो ब्लड ऑक्सीजन को क्या करेगा लेके? वो बॉडी के टिश्यूज़ को भेजेगा। यानी हमारा अगला टॉपिक है कि यहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक कैसे जा रही है। और दूसरा क्वेश्चन, ये CO2 ब्लड में आई है, कहाँ से आई है? टिश्यू से आई होगी। टिश्यू ने यहाँ तक CO2 कैसे भेजी? ये दूसरा क्वेश्चन। और इसमें से O2 वाला मेन नहीं है, CO2 वाला बहुत मेन है। कॉन्सेप्ट वाइज CO2 वाला, लेकिन कैलकुलेशन वाइज O2 वाला। मतलब मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन जब बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन वाले से, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब बनेगा तो बनेगा CO2 वाले से। मैं बताता हूँ किस तरह से। इसको लिखो।